आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जो बाद में महान उपलब्धियों में तब्दील हो गई। यदि हम मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन के बारे में बात करें, जो कि काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए परेशान हो रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। वो कई बार प्रयास कर चुके थे, उनकी तमाम कोशिशें विफल होती जा रही थी। जब काफी समय तक वो इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने थककर इस मामले को अपने अवचेतन के हवाले कर दिया। इसके कुछ समय बाद जब एक बार वो लंदन में बस में चढ़ने वाले थे, तो उनके अवचेतन ने उनके दिमाग में अचानक एक विचार प्रस्तुत किया। अपने मन में उन्होंने सांप की तस्वीर देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के संदेश से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी और जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया। परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे हम बेंजीन रिंग के नाम से जानते हैं। निकोला टेस्ला के बारे में हम सब जानते हैं। वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे और आज भी विज्ञान की प्रदर्शनियों में टेस्ला कॉइल बच्चों को बहुत पसंद आती है। टेस्ला कॉइल, जो कि उनके बहुत सारे आविष्कारों में से एक आविष्कार है, जिसमें आवेशित धातु के गोले को जब भी कोई छूता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसके बाल खड़े हो जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार का विचार आता था, तो वो अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे और फिर इसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वो जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और फिर चेतन मन को वो सारी बातें बता देगा जो इसे साकार करने के लिए जरूरी होंगी। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियों को सुधारने में उनका समय बर्बाद नहीं होता था, क्योंकि गलतियां होती ही नहीं थी। वो अपने साथ काम करने वाले टेक्नीशियंस को अपने मन से निकला हुआ आदर्श प्रोडक्ट पूरी तरह से समझा पाने में सक्षम होते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बनाया हुआ कोई भी यंत्र मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई अगेसिस 19वीं सदी के सबसे फेमस अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि वो अवचेतन मन का कैसे इस्तेमाल करते थे। ये उदाहरण उनकी जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी पत्नी ने लिखा है। वो 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया। इसके ठीक बाद एक दिन आधी रात को जब उनकी नींद खुली, तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस तस्वीर को याद करने की कोशिश की, तो वो उन्हें याद नहीं आई। वे एक बार फिर जॉर्डिस डेसप्लांटिस के पास ये सोचकर गए कि शायद उसे देखने से उन्हें अपना सपना याद आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो धुंधला रिकॉर्ड पहले जैसा ही था वैसा ही रहा। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज्यादा संतोषजनक बिल्कुल नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर वो तस्वीर गायब हो गई। उन्होंने सोचा कि ये अनुभव एक बार फिर जरूर दोहराया जाएगा। इसी उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया और तीसरी रात सुबह होने के पहले मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन बाद में इतनी क्लैरिटी से
उन्होंने इसे देखा कि जैविक अंकों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वो जागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना लगभग असंभव था। वो तुरंत फिर से जॉर्डिन डेस प्लांटिस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे, और जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई तो ये उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली और वो आसानी से इसका वर्गीकरण करने में सफल हो गए। 1920 के आसपास मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग डायबिटीज पर काम कर रहे थे। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं निकाल पाया था। डॉक्टर बेटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन वो जिस भी रास्ते जाते थे वहां से असफलता ही हासिल होती थी। कई सारी असफल कोशिशों के बाद एक रात जब वो सोने गए तो नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रिएटिक डक्ट के अवशेष निकालें। इस प्रेरणा से वो इंसुलिन की खोज कर पाए जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर बेटिंग काफी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए अवचेतन मन ने इसे स्वीकार किया और इसके अनुरूप प्रतिक्रिया दी। इससे यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत है कि हर किसी को रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक ना मिले। हर रात सोने जाने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने ये काम पहले कभी न किया हो। यदि समाधान मिलने में ज्यादा देर लगे तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। ये हैरानी की बात बिल्कुल नहीं है। हम सब ये सोचते हैं कि हमारी समस्याएं मुश्किल हैं, क्योंकि यदि वो मुश्किल नहीं होती तो वो समस्याएं नहीं होती। लेकिन ये भी सच है कि आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। आप ये यकीन करते हुए सोने जाएं कि आपको जवाब मिल गया है और घोषणा न करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें, खुद पर आस्था रखें, अवचेतन मन पर आस्था रखें और आपको समाधान जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर लोथार वॉन ब्लैकश्मिट की, जो कि एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें एक सोवियत कैंप में कैद कर दिया गया, जिससे वो भाग निकले और वो अपने इस बचाव और आजादी का श्रेय अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। उन्होंने जो लिखा वो कुछ इस तरह है। मैं रूस में कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दम्भी और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हमेशा हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा भी 300 पाउंड प्रतिदिन था। यदि कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय बाद धीरे धीरे कमजोर होकर वो मर जाता था। जब मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा तो मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह से कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था, परिवार मिट गया था, सभी मित्र और सहयोगी या तो युद्ध में मारे जा चुके थे या इस तरह के किसी न किसी कैंप में कैद थे। मैंने लॉस एंजलिस की बार बार तस्वीर देखी और जो सड़कें और इमारतें मुझे अच्छी तरह याद थी, मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मैंने ये सब बहुत स्पष्ट बनाया, वास्तविक बनाया
मेरे मन की ये तस्वीरें उतनी ही सही थी, उतनी ही स्वाभाविक थी जितना कि कैंप से बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वो कहता था 1, 2, 3, 4। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया तो मेरा क्रम था, मैं थोड़ा अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने 1 मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं और मैं ये जानता था कि उनको पता चलने में काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी के पता चले कैंप के बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन एक वीरान कस्बे में मैंने आराम किया, मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके खुद को जिंदा रखा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी और रात को उसमें यात्रा की, तब तक जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड पहुंच नहीं गया। वहां पहुंचकर दोस्तों की मदद से मैंने लूसन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल लूसन में एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहूंगा। मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शोफर मुझे विल्शायर रोड तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी कई बार लॉस एंजलिस आ चुका हूं। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। डॉक्टर लोथार ने आखिरी में लिखा है कि मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूंगा। इसके पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। साथियों, कुछ याद रखने वाली बातें जो ये सारी सच्ची कहानियां हमें सिखाती हैं कि जब भी कोई मुश्किल निर्णय लेना हो, जब आप अपनी समस्या का समाधान न देख पा रहे हो, तो इसके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचने लगें, भय को निकाल बाहर करें, चिंता को खत्म कर दें, निडरता से इसके बारे में सोचें, अपने मन को शांत कर लें, शरीर को स्थिर कर लें। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अपने ध्यान को गतिशील करें, विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित करें, इसे अपने चेतन मन से सुलझाएं। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। यदि आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मन को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें, फिर सो जाएं। जागने पर यदि आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। दूसरी रात फिर यही करें, तीसरी रात फिर यही करें और ये क्रम बनाए रखें। न जाने किस दिन और किस काम के दौरान जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। खुद पर विश्वास बनाए रखें, अवचेतन मन पर विश्वास बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि उसे इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना है। सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।